मेरा ख्याल ये है कि अरेंज मैरिज में कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो लव में नहीं हैं। मतलब हम लोग जब कहते हैं ना कि अरेंज या लव, सबसे अच्छा तो है कि दोनों साथ साथ, भाई दो लोगों में प्रेम हुआ, पेरेंट्स मान गए तो हो गया लव एंड अरेंज। उस पर काहे का लव और अरेंज करना है। होना तो ऐसा ही है कि दोनों चीज़ साथ साथ हों, पर हम लोग मान के चलते हैं कि लव मैरिज का मतलब है कि लड़का लड़की भाग के जाएंगे ट्रक के पीछे बैठ के और पेरेंट्स से तलवारें निकालनी होंगी, यही लव मैरिज होती है। और अरेंज का मतलब है कि लड़के से पूछा भी नहीं होगा, लड़की से पूछा भी नहीं होगा और शादी कर दी होगी। ऐसा होता नहीं है। आजकल अरेंज मैरिज लव की ओर बढ़ रही है। लड़के लड़की को बोलते हैं बात कर लो भाई, आधा घंटा बात कर लो, 1 घंटा बात कर लो, कुछ तो जानो एक दूसरे को। और लव मैरिज में पूरी कोशिश होती है कि पेरेंट्स को साथ में लेके दिल वाले दुल्हनिया टाइप से वैसे शादी हो जाए। कोशिश तो ये होती है। विकसित देशों में अरेंज मैरिज का मतलब कॉन्सेप्ट नहीं काम करता है। वहाँ लड़का लड़की खुद ही पसंद करते हैं। ये वहाँ अगर आप बोलेंगे कि मेरे फूफा जी ने पसंद की मेरी लड़की, तो वो लोग हंस के मर जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या हुआ है। क्योंकि जिनको साथ में रहना है वो मिले भी नहीं और शादी उनकी हो गई, ये नहीं समझ में आता उन लोगों को। तो नई जनरेशन आजकल भारत में भी ऐसी बात कर रही है। अरेंज मैरिज में फ़ायदा ये है कि आपको एक भरा पूरा सोशल स्ट्रक्चर मिल जाता है। आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनका दबाव काम करता है कि चीज़ें ठीक रहें। थोड़ा बहुत तनाव हो तो अलग नहीं हो गए, दबाव से, बातचीत से चीज़ें ठीक हो जाती है। प्रेम विवाह में ये कि आप जानते हैं किसके साथ गए हैं, तो एक कंफर्ट लेवल ज़्यादा रहता है। विफल दोनों होते हैं, खूब होते हैं। अरेंज मैरिज की नहीं चल पाया, नहीं सहमति बन गई। अरेंज मैरिज में ये ज़रूर है कि तलाक कम, मतलब मेरे पास डेटा नहीं है पर मैं मान के चलो कि तलाक कम होते होंगे। पर तलाक कम होना मेरे हिसाब से कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि ऐसी जिंदगियां ज़्यादा वहाँ पर हैं जहाँ तलाक हो जाना चाहिए था पर हो नहीं पा रहा है दबाव की वजह से। उस लाइफ को मैं तो लाइफ नहीं मान रहा हूँ। अगर आप उसको बहुत अच्छी ज़िंदगी मान रहे हैं, अगर ये सर्टिफिकेट है कि देखो ज़िंदगी गुजार ली साथ में, तो फिर तो बात अलग है। लव मैरिज में क्या होता है कि अगर वो थोड़ा सा आकर्षण हुआ 6 महीने 1 साल का और आपने शादी कर ली उत्साह में आके, तो बहुत खतरा है कि बम फटेगा अगले कुछ साल के अंदर अंदर। तनाव वहाँ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि परिवार छोड़ देता है, बेदखल, इधर से बेदखल हो गए। अब 2 लोग साथ में हैं, कोई भी 2 लोग साथ में रहेंगे 24 घंटे तो वो भिड़ जाएंगे आपस में। पहले क्या था कि 2-3 भाई बहन थे, उनसे बात हो गई, पेरेंट्स से बात हो गई, इधर बात हुई, उधर बात हुई, अब वो सब हट गए। इन 2 लोगों पर इमोशनल ओवरलोड इतना ज़्यादा है कि सामान्य स्थितियों में अच्छी शादी चलनी भी होती तो अब नहीं चलेगी, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं अपनी बात रखने के लिए। इतना अकेलापन हो जाता है। इससे प्रेम विवाह ज़्यादा अच्छे वही चलते हैं जहाँ परिवार साथ में होता है। जहाँ परिवार से झगड़ के होगी शादी, वहाँ खतरा ज़्यादा है कि नहीं चल पाएगा, क्योंकि इमोशनल ओवरलोड हो जाएगा। फिर दोनों लोग पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पे दोनों नौकरी भी कर रहे हैं, स्वतंत्र हैं, जिम्मेदारियां अपनी निभा सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। जब 2 स्वतंत्र और जिंदा लोग साथ में जुड़ते हैं तो कोई दबाव ज़्यादा मानने के मूड में होता नहीं है। कानून भी पता होता है, अपने अधिकार भी पता हैं। तो ऐसे 2 लोग जो बराबर हैं, अधिकार पता हैं, अपना खर्चा उठा सकते हैं, किसी की धौंस क्यों सहेंगे? पेरेंट्स पहले ही दूर हो गए हैं, तो बहुत खतरा है कि साथ में नहीं चल पाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि जिन 2 लोगों में बहुत लंबा संबंध हो, 2-4-5 साल से जानते हों, ठहरा हुआ संबंध हो, उछलने कूदने वाला संबंध नहीं, ठहरा हुआ संबंध हो सके तो पेरेंट्स की सहमति के साथ, मेरे ख्याल से वो विवाह सबसे अच्छा है। और अरेंज मैरिज जिसमें आप मिले ही नहीं है, वो तो एक मतलब गीटा से लूडो खेलने वाला मामला है कि 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, चांस की बात है। 6 आ गया तो आप कहेंगे वाह क्या बात है, 1 आ गया तो आप चुप रहेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बोलने का स्कोप तो वहाँ पर है नहीं, चुपचाप झेल लेना पड़ता है फिर तो। और जब आप इससे पहले मिलते हैं तो 6 देख के ही मिलते हैं तो फिर वहाँ अगर बाकी चीज़ें ठीक हों तो बेहतर रहता है कि परिचय के बाद प्रेम हो, प्रेम के बाद विवाह हो। ये मान लेना कि विवाह के बाद प्रेम हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। कई बार नफरत हो जाती है, और बहुत सारे ऐसे पति पत्नी जो नफरत के साथ जी रहे हैं और जीते रहेंगे लंबे समय तक, क्योंकि उनके पास स्कोप नहीं है अलग होने का। और ये एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। ठीक है, वो डांट खाएंगे अपने पेरेंट्स से जब वो देखेंगे कि आपने सवाल पूछा है, बड़ा बड़ा फंडामेंटल और फिलोसॉफिकल सवाल पूछ लिया आपने। जो बड़ी उम्र के लोगों के सामने पूछ मत लीजिएगा, रो पड़ेंगे जोर जोर से कि ये कितनी गहरी बात आपने कह दी है। इनका कहना ये है कि शादी का कॉन्सेप्ट अपने आप में नेचुरल है या ऐसे ही चल रहा है। तो नेचुरल की पहचान कैसे करेंगे? नेचुरल की पहचान करने का एक तरीका ये है कि सारी एनिमल स्पीशीज़ में देख लें और ह्यूमन स्पीशीज़ में देखें। हम तो ऐसे स्टडी करते हैं,
भाई नेचुरल क्या है? सांस लेना नेचुरल है, क्योंकि उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। भोजन करना नेचुरल है, वो भी ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। नींद नेचुरल है, प्रेम की इच्छा होना नेचुरल है। तो जो हर किसी को होता है, जिसके बिना रहना अमूमन संभव नहीं है, वो नेचुरल है। और जिसके बिना हम आराम से रह सकते हैं, वो आर्टिफिशियल है या बिल्ट है या सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अगर हम सारी स्पीशीज की बात करें तो मेरे ख्याल से केवल पक्षियों के बारे में कहते हैं कि उनमें से 90% के आसपास मोनोगैमस होते हैं। पर कहते हैं, साबित ही नहीं हुआ है। साबित कुछ और ही हो गया है कुछ दिन पहले। मैं बताऊंगा क्या साबित हुआ है। जो मैमल्स हैं, जो हम लोग हैं, और बाकी जो मैमल्स की कैटेगरी में लगभग 4000 स्पीशीज पे जो स्टडी की गई है, तो उनमें से 3% के आसपास में मोनोगैमी दिखी है। पर मोनोगैमी का मतलब ठीक से समझ रहे हैं, मोनोगैमी के 4 मतलब होते हैं। एक है मेंटल मोनोगैमी, इसका मतलब दो लोग मन से इतने कनेक्टेड हैं कि किसी और का ख्याल ही मन में नहीं आता है। ये दुनिया के किसी स्पीशीज में एग्जिस्ट नहीं करता है, इंसानों में भी नहीं करता है। इसलिए कभी कोई आपसे ये प्रॉमिस करे कि मैंने कभी सोचा भी नहीं किसी के बारे में, आप समझ ना झूठ बोल रहा है। ये इम्प्रैक्टिकल है, इम्पॉसिबल है, नेचुरली इम्पॉसिबल है। तो मेंटल मोनोगैमी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। मेंटल के बाद दूसरी आती है जिसको बोलते हैं जेनेटिक मोनोगैमी। इसका मतलब है कि दो लोगों में मोनोगैमी तो नहीं है, लेकिन बच्चों के माँ बाप बनने के मामले में मोनोगैमी है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि जब भी ये बच्चों के माँ बाप बनेंगे, यही दोनों माँ बाप होंगे। उसके बाद आती है सेक्सुअल मोनोगैमी। सेक्सुअल मोनोगैमी का मतलब है कि फिजिकल रिलेशन केवल दो लोगों के बीच में रहेगा, किसी और से नहीं होगा। और चौथी है सोशल मोनोगैमी, जिसका मतलब है कि समाज को नजर आएगा कि हम पति पत्नी के रूप में रहते हैं, लेकिन हमारा रिलेशन कहीं भी हो सकता है, पर समाज की निगाह में हम पति पत्नी होंगे। हो सकता है कि इनमें से एक के 4 बच्चे कहीं और भी हों। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है, रिलेशन 10 लोगों से हो। सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, मेंटल तो नहीं है, पर समाज की निगाह में हम लोग क और ख एक पति पत्नी हैं, तो सोशल मोनोगैमी है। पक्षियों के मामले में जो पहले स्टडीज थी वो ये थी कि पक्षियों में सेक्सुअल मोनोगैमी भी है, सोशल मोनोगैमी भी है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से साबित हुआ है कि उनमें केवल सोशल मोनोगैमी है 90% से ऊपर पक्षियों में, सेक्सुअल मोनोगैमी नहीं है, जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है। यानी अगर कबूतर कबूतरी आपको बहुत प्यार करते हुए दिखें, साथ में बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और वो अंडे को से रहे हैं, बाद में बच्चा हुआ उसको प्यार कर रहे हैं, ये देख के गलतफहमी हो सकती है कि इनमें कितना गहरा प्यार है। पर बायोटेक्नोलॉजी ये कह रही है कि संभावना है कि जो बच्चा है इनमें से एक का हो, एक का ना हो। जेनेटिक मोनोगैमी नहीं है, सोशल मोनोगैमी है उनके बीच में। इंसानों में भी सोशल मोनोगैमी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज ने नियम बनाए, संरचनाएं बनाई। और मोनोगैमी ज्यादा कहाँ मिलेगी? मोनोगैमी ज्यादा वही मिलती है उन्हीं स्पीशीज में जहां बच्चे को मैच्योर होने में टाइम ज्यादा लगता है। बच्चा बहुत छोटा है, उसको कौन संभालेगा? तो आमतौर पर माँ उसकी सुरक्षा करेगी, बाप बाहर से खाना वाना लेके आएगा। जिन स्पीशीज में बच्चे तुरंत बड़े होते हैं, वहां मोनोगैमी की जरूरत नहीं पड़ती है। ह्यूमन बीइंग का बच्चा सबसे लंबे समय तक डिपेंडेंट रहता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स में मोनोगैमी की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। पर मोनोगैमी अकेला ऑप्शन कभी नहीं रहा है। इतिहास में देखेंगे, जहां जहां युद्ध ज्यादा हुए वहां बहुपत्नी विवाह या पॉलीगिनी बहुत चला। एक तो युद्ध ज्यादा हुए तो पुरुष ज्यादा मर गए। अब पुरुष रह गए 500, महिलाएं 1000 हैं, तो एक पुरुष पे 2 महिलाएं आई जाएंगी। फिर जब गए युद्ध जीतने के लिए, जीत गए, तो वहां की महिलाओं को उठा के ले आए, महिलाएं और ज्यादा हो गई, पुरुष कम हैं। तो युद्ध करने वाले समाजों में जनरली पॉलीगिनी मतलब पॉलीगैमी का वो रूप जहां पत्नी ज्यादा होती है, पति कम होते हैं। और जिन समाजों में रिसोर्सेज, जमीन बहुत ज्यादा है, वहां भी पॉलीगिनी। जहां जमीन बहुत कम है, बहुत ही कम है, वहां पॉलीएंड्री, एक पत्नी 4-5 पति। भारत में भी अगर आप देहरादून के पास एक जौनसार परगना है, जौनसार बाबर बोलते हैं, वहां खस ट्राइब है। वो अपने आप को पांडवों का पूर्व वंशज मानते हैं। अब तो कम हो गया, लेकिन कुछ साल पहले तक अभी भी 5-10% मात्रा में होगा। जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी होती है। एक हट्टी ट्राइब हिमाचल में है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट दिखता है। कभी कोयम्बटूर जाएं नीलगिरी हिल्स के पास, तो वहां एक टोडा ट्राइब है, उसमें भी कुछ हद तक ये कॉन्सेप्ट दिखता है। ये भारत की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अभी एक स्टडी हुई कुछ दिन पहले सिरमौर में, 15% के आसपास परिवारों में अभी भी ये सिस्टम चल रहा है। जितने भाई हैं उनकी एक पत्नी है। बच्चे या तो बड़े भाई के सारे मान लिए जाएंगे, या बारी बारी पहला बच्चा सबसे बड़े भाई का मान लिया जाएगा,
दूसरा नंबर 2 वाले भाई का, तीसरा नंबर 3 वाले भाई का। जेनेटिक्स से मतलब ही नहीं है, सोशल सिस्टम है। तो मोनोगैमी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध व्यवस्था है, इसलिए भी कि अब दुनिया में सेक्स रेशो आमतौर पर 1000 के आसपास रहता है। इक्वल सेक्स रेशो या ऑलमोस्ट इक्वल सेक्स रेशो में मोनोगैमी ही सिस्टम बनता है। तो शादी अपने आप में नेचुरल है या नहीं, वो एक अलग प्रश्न है। और नई पीढ़ी तो इसका मिजाज देख के लग नहीं रहा कि ये बहुत शादीबाजी करने वाले हैं। तो मोनोगैमी हो या मैरिज अपने आप में हो, नेचुरल नहीं है। समाज ने परिस्थितियों को देख के ये सब सिस्टम्स बनाए हैं, और इसलिए हर समाज में आप देखेंगे शुरुआत में मोनोगैमी कम थी, पॉलीगैमी ज़्यादा थी। धीरे धीरे मोनोगैमी का रुझान वहाँ पर